ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएमए इंटर जून 20 का इनडायरेक्ट टैक्स का मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था। सो मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप अपना पेन पेपर और कैलकुलेटर रेडी रख के रखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेक्चर। बेसिकली दिस लेक्चर इज being recorded also for the benefit of the students who cannot come live in this session। मैं सेशन लाइव ले रहा हूँ, बट जो स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के थ्रू बाद में प्रोवाइड कर, यूट्यूब में चैनल के थ्रू आप देख सकते हो। सो यू जस्ट वेट एंड जस्ट सी द इंटायर लेक्चर टिल द एंड सो दैट यू कैन हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपका कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड व्हाट आर दी what are the types of questions which you need to understand and what are the types of how you can प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, क्योंकि जून का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है तो अभी इवैल्यूएशन का समय आ गया है। क्योंकि इवैल्यूएशन का समय आ गया है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दी हाउ वेल प्रिपेयर्ड वी आर। ओके, सो ऑल द बेस्ट। वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं सेक्शन ए में आ रहा हूँ। सेक्शन ए बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस, बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 5 MCQs करने के लिए दिया जाएगा। 5 into 5, 1 MCQ विल कैरी 5 मार्क ईच। आपको 5 MCQs 1 मार्क का ईच मिलेगा। आपको हर एक MCQ के नीचे अपना एक ऑप्शन मार्क करना है। उसके बाद मैं आंसर बोलूंगा और फिर आप अपने आप को मार्क्स दे देना। ठीक है, सो सबसे पहले MCQ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। The transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof is treated as। तो आपको इसका सही जवाब देना है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, या पार्टली सप्लाई गुड्स पार्टली सप्लाई ऑफ सर्विस। फटाफट इसका आंसर सोच के हमें बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। फटाफट हमें इसका आंसर सोच के बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। So the transfer of right in goods or of undivided share in goods without transfer of title, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट राइट ट्रांसफर हो रहा है, तो सही जवाब है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये हम लोग शेड्यूल 2 में पढ़े थे गाइस। शेड्यूल 2 में लिखा है व्हाट आर द सप्लाईज व्हिच इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट आर द सप्लाईज व्हिच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, which of the following supplies of goods is subject to reverse charge? कौन सा गुड्स का सप्लाई रिवर्स चार्ज के कैटेगरी में आएगा? सिल्क यान, कॉटन यान, नाइलॉन या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट हमें बताइए कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज में आएगा। इसमें से कौन सा रिवर्स चार्ज में आएगा, फटाफट हमें बताइए। सिल्क यान, कॉटन यान, नाइलॉन, ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज सिल्क यान। सिल्क यान आपका जो गुड्स है वो रिवर्स चार्ज में आएगा। सर आप लोग को 9-3 पढ़ाया गया था एंड 9-3 में हम लोग ने पढ़ा था कौन कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज लगता है। उसमें से सिल्क यान इज वन ऑफ द कमोडिटी जिस पे आपको रिवर्स चार्ज पे करनी पड़ती है। कॉटन यान, नाइलॉन, ऑल ओवर इसके बारे में हम लोग ने कभी कुछ पढ़ा नहीं था। सो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पढ़ा था वही आपको सही आंसर जवाब देना। तो सिल्क यान इज द करेक्ट आंसर। Of question number 3, value of the services rendered is 3 lakh rupees. Date of issue of invoice is 12 September 2019. Advance received is 75,000 on 25th August 2019. Balance amount received on 12 September 2019. What is the time of supply for 3 lakhs? आपको 3 lakhs का time of supply पूछा है। आपको 3 lakhs का time of supply पूछा है कि 3 lakhs का time of supply क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए कि 3 lakhs का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। फटाफट मुझे बताइए कि 3 lakhs का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। सो सिंस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, एज यू ऑल नो, सप्लाई ऑफ सर्विस में आपको ये चेक करना पड़ता है
अगर इनवॉइस इशू हुआ है क्या 30 डेज के अंदर, इफ यस तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट whichever is earlier. If invoice is not issued within 30 days then payment date और completion date whichever is earlier as per section 13. ठीक है, तो 13(2) के हिसाब से मैंने आपको प्रोविजन बताया। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनवॉइस तो 12 सितंबर को इशू हुआ बट 25 अगस्त को 75,000 एडवांस मिल गया था। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होगा सर एडवांस पे तो जीएसटी नहीं लगता है, बट आप गलत हो अगर आप ये सोच रहे हो। जब मैं सर्विस का बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, आई मीन इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जीएसटी एडवांस पे नहीं लगता बट सर्विसेज पे लगता है। तो 12 सितंबर 19 पे आपका इशू ऑफ इनवॉइस डेट जरूर है, बट 75,000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 25 अगस्त को ही आ जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपको मिला है 12 सितंबर। मतलब दिस इज द पेमेंट डेट एंड दिस इज द इनवॉइस डेट। ठीक है, अब आपका जो बैलेंस डेट है वो बचता है खाली क्या 12 सितंबर। तो ये जो बैलेंस टाइम है, आई मीन जो बैलेंस अमाउंट है 75,000 और 3 लाख के बीच में जो डिफरेंस, दैट इज 2,25,000। इसका आपका इनवॉइस, इसका जो आपका बिल टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी 12 सितंबर 2019। तो इसका सही जवाब होगा पार्ट सी, दैट इज 25 अगस्त फॉर 75,000 एंड 12 सितंबर फॉर 2,25,000। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ऑन मेकिंग पेमेंट the input tax credit which was reversed earlier can be re-availed within। मतलब अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आईटीसी जो आपने रिवर्स किया था पहले, आप उसको वापस से रीअवेल कर सकते हो। सही मतलब ऑप्शन है 180 डेज, 1 ईयर, 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर और नो टाइम लिमिट। ठीक है, तो आईटीसी का क्वेश्चन का जवाब है ये। सही जवाब है नो टाइम लिमिट। यहाँ पे हम लोग ने आपको 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो पढ़ाया था कि अगर आप 180 डेज के अंदर किसी सप्लायर को पे नहीं करते तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% per annum फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट टिल द डेट you have paid the increased amount of output tax. Now in this we have also studied that once you have paid the amount back to the supplier, the consideration plus tax, you can take the ITC without any time limit. Normally अपने को पता है time limit to take ITC is सितंबर मंथ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट और फिर एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट व्हिचएवर इज अर्लियर। सो इन दिस केस 20th अक्टूबर मैक्सिमम आपका लिमिट जा सकता है एनी केस में भी, बट ये वाला जो टाइम लिमिट है दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 180 डेज वाला कंडीशन रीअवेलिंग द क्रेडिट। तो सही जवाब होगा नो टाइम लिमिट। नेक्स्ट, e-waybill should be generated where there is a movement of goods of value more than ऑप्शन ए 25,000, 50,000, 75,000 एंड 1 लाख रुपीस। तो कितने वैल्यू के ऊपर में आपको ई वेबल जनरेट करना पड़ता है? सही जवाब मुझे बताइए, कितने वैल्यू के ऊपर आपको ई वेबल जनरेट करना पड़ता है? टेल मी द राइट आंसर। कितने वैल्यू के ऊपर आपको ई वेबल जनरेट करना पड़ता है? टेल मी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज 50,000। वेरी सिंपल। तो कितना लोगों का 5 में 5 आया मेरे को लिख के बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। हु ऑल स्कोर्ड 5 out of 5? Who all scored 5 out of 5? Very good, Praveen. Very nice. Nidhi, very nice. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत उम्दा, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स आता है। वेर एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड, आपको खाली सही जवाब देना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर ट्रू और फॉल्स। वेदर वेर एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ रिसीट वाउचर। जब एडवांस पेमेंट आपको मिल गया है तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? रिसिट वाउचर इशू करना पड़ेगा। ये ट्रू है कि फॉल्स? यस सर, इट इज ट्रू। on receiving advance from any supplier, on receiving advance from any recipient, आपको रिसिट वाउचर इशू करना पड़ता है। हम लोग इनवॉइस चैप्टर में पढ़े थे।
No e-waybill is required to be generated when the goods being transported are specified in annexure. ये हम लोग e-waybill में पढ़े थे. आपको e-waybill रिक्वायर्ड नहीं है जनरेट करने का अगर आपने जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया वो एनेक्शर में स्पेसिफाइड है. जैसे अगर आपको याद होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर एम्प्टी कंटेनर्स या फिर कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स, ये सब अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ई-वेबल जनरेट नहीं करना पड़ता. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ये दोनों आंसर ट्रू है. वैलिडिटी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज 5 years. ऐसा कुछ नहीं है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट वैल्यूशन है उस जो वैलिडिटी ऑफ 5 years नहीं है, ये बिल्कुल गलत जवाब है. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन बाय डेबिटिंग ई क्रेडिट लेजर. आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट लेजर के थ्रू. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर. ये हम लोग ने 49 सेक्शन में पढ़ा था जब आप पेमेंट का चैप्टर पढ़ा रहे थे कि टैक्स ही ऐसा चीज है जो आप क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर सकते हो, वो भी सेल्फ एसेस टैक्स. लेकिन अगर आपका कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर के थ्रू पे नहीं कर सकते. तो अगेन इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू लेवाई एंड कलेक्ट जीएसटी on supplies in the course of interstate trade or commerce. Interstate trade or commerce हो गया basically guys interstate supply. So if I'm talking about interstate supply तो interstate पे लगता है IGST और IGST लॉ बनाने का पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, जो पार्लियामेंट में बनता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बन सकता. तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि इंडियन गवर्नमेंट को ही जीएसटी कलेक्ट करने का राइट है ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. ठीक है ना. सो ये हमें समझ में आ गया कि हमको ये भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा. यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू लेवाई एंड कलेक्ट जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. सो गाइस दैट्स इट. ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स. अभी तक कितना स्टूडेंट्स का, अभी तक कितने स्टूडेंट्स का सारा राइट हुआ है प्लीज हमें बताएं. अभी तक कितने स्टूडेंट्स का सारा राइट हुआ है प्लीज हमें बताएं. वेरी गुड प्रवीण. प्रवीण का सारा राइट हुआ है. नो राइट, नॉट बैड, वेरी गुड. सरोज, बाकी फटाफट बताइए. सरोज शॉ, सरोज शॉ आप कैलकाटा से हैं. राहुल गुप्ता, वेरी नाइस. निकिता, सारा राइट हुआ है, वेरी गुड. रश्मि, वेरी गुड. मोहित बंसल 7, ओके. अखिल अग्रवाल 6, नॉट एक्सपेक्टेड. 6 इज नॉट अ स्कोर डेफिनेटली. सरोज शॉ हावड़ा से, प्लीज टेक केयर. हावड़ा वाले प्लीज अपना ध्यान रखें. ख्वाहिश मोर, ओके 8, वेरी नाइस. सृष्टि 8 राइट. चलो बढ़िया, सभी का अच्छा, सभी का अच्छा है. 8 और अबव इज गुड. 8 से बिलो इज एवरेज. आई मीन 8 या 7 इज एवरेज एंड 7 से बिलो इज गुड, इज बैड. इतना इजी में 7 से बिलो इज बैड. मैच द फॉलोइंग में आते हैं फटाफट. आईजीएसटी, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, जीएसटीआर1, लग्जरी टैक्स, फ्रेश मिल. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ तो टाइम स्टार्ट्स नाउ. फटाफट इसका मेरे को मैच द फॉलोइंग बताइए. फटाफट हमको इसका मैच द फॉलोइंग का आंसर बताइए. नॉट श्योर इज रॉन्ग. आप ये वाला वर्ड्स यूज नहीं कर सकते एग्जाम्स में. नेहा लोडा का जवाब आया DABCE.
इस तरीके से बताइए, 1 2 3 मत बताइए, एक सीरीज में बताइए, वो सीरीज क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं। IGST इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वन का होगा डी। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, दिस विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, DE। GSTR 1, GSTR 1 होगा आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, तो थर्ड आंसर होगा बी, सो DEB। लग्जरी टैक्स इज सब्ज्यूम्ड इन GST, तो DEB और C। और लास्ट में बचता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई विच इज फ्रेश मिल्क, सो DEB, C, DEB, C और A, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं चेक करता हूं कितने स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था। DEBCA, निधि का करेक्ट है, रश्मि का करेक्ट है, सर राइट हो गया, नॉट श्योर बोले थे। आदित्य गुप्ता, 2 जगह स्वैप हो गया आप लोग का, आप लोग का 2 जगह स्वैप हो गया। DEBCA इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये भी हो गया अपना मैच द फॉलोइंग। अब अपने चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में। सो फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने 5 दिखाई दे रहा है। So let's start. As per article dash, the power to levy GST has been given to the parliament as well as legislature of every state. तो बहुत इजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में हम लोग ने पढ़ा था। बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जीएसटी का पावर दिया गया है पार्लियामेंट को एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को लगाने का? सो करेक्ट आंसर इज 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, करेक्ट, वेरी नाइस। आर्टिकल 246 कैपिटल ए इज द करेक्ट आंसर। Article 246 capital A is the correct answer. Next, under section 25 of CGST Act 2017, every place of business of a person where separate registration is obtained, ध्यान से देखना, एक place of business, हर एक place of business एक person का जहाँ पे separate registration is obtained है for outward supply will be considered as मतलब हर एक separate registration जो हर एक place of business लिया है, मतलब वो क्या है, वो क्या माना जाएगा आपस में? ये पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। सो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, DDP, वेरी वेरी गुड। आई होप आप आंसर नहीं देख रहे हो। डिस्टिंक्ट पर्सन, वेरी गुड, नाइस। डैश सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रेडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड टू विच अनदर सप्लाई इज एक्सिलरी। बहुत सिंपल है गाइस। Dash supply means the supply which constitute the predominant element of a composite supply. ऐसा कौन सा पोर्शन है composite supply का जो सबसे ज्यादा predominant है एंड बाकी सारे सप्लाईज एंसिलरी है? वो होगा प्रिंसिपल सप्लाई। नहीं सर, composite सप्लाई कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल सप्लाई होगा। आप composite सप्लाई तो यार पढ़ चुके हैं, वापस से composite सप्लाई थोड़ी ना होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई अगर होता है तो ही composite सप्लाई आता है। तो composite सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसमें जो सबसे ज्यादा प्रेडोमिनेंट एलिमेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी प्रिंसिपल सप्लाई। नंबर 4, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल इश्यू। अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो व्हाट विल आई बी लायबल टू इशू इफ आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन? नेहा लोडा, आप सबसे गलत जवाब दियो, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। टैक्स इनवॉइस कैसे इशू हो सकता है अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो? टैक्स इनवॉइस तभी इशू सकता है व्हेन यू आर इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस, व्हेन यू आर चार्जिंग टैक्स। इस केस में आप एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको बिल ऑफ सप्लाई, BOS हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 31 में, बिल ऑफ सप्लाई हैज टू बी इशूड व्हेन यू आर सप्लाइंग एन एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। लास्ट, GST has been implemented in India with effect from, GST इंडिया में कब से इंप्लीमेंट हुआ? सर ये तो आप मेरे से बेटर जानते हैं, 1 जुलाई 2017 से। सृष्टि तिवारी, आपको हो क्या गया है? 7 जुलाई 2017, ये आपका अनोखा GST लॉ है क्या? हाँ,
7 जुलाई से कब लग गया इंडिया में? इंडिया में तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया था, ठीक है। ओके बाय मिस्टेक, नॉट अ प्रॉब्लम, होता है, टाइपिंग एरर हो गया होगा, बट ऐसा टाइपिंग एरर एग्जाम से मत करना प्लीज। सो जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, ओके, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 20 मार्क्स का एमसीक्यूज। मुझे फटाफट सबका स्कोर चाहिए, टोटल स्कोर चाहिए कि 20 में से कितना आया आपका। मुझे टोटल स्कोर चाहिए 20 में से कितना है आपका। राहुल वेरी नाइस 19, प्रवीण 20 में 20, वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। राहुल बहुत अच्छा, 14 आई वुडंट से इट्स गुड, मेरे हिसाब से बैड ही है ये, इतना इजी एमसीक्यू में। 18 एंड अबव इज गुड। सरोज शॉ, ओके। आदित्य मेहनत करना है अपने को, आदित्य आई होप आप मेहनत करेंगे। ओके, बाकी स्टूडेंट्स जवाब नहीं देना चाह रहे लग रहा है। निकिता राठी 16, यू कैन डू बेटर। निधि 17, यू कैन डू बेटर। ओके चलिए, अब नाउ गाइज अपने थ्योरी क्वेश्चंस में चलते हैं। Let's go to theory questions, and theory questions will be basically more kind of a discussion, but I'll give you some time to recall and recollect your answer, okay? So पहला सवाल है 2A1, ये 4 नंबर का है। What are the taxes subsumed in GST? बस यही पूछा है कि कितने सारे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं। तो फटाफट नोट करिए, तो पेन पेपर में नोट करिए। तो यू डोंट हैव टू चैट रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, यू राइट इन योर ओन पेन पेपर, खुद के नोटबुक में लिखिए कितने सारे टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं। सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हो सकते हैं, स्टेट लेवल के टैक्सेस हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट राइट द नेम ऑफ द टैक्सेस व्हिच हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। मतलब जो जीएसटी जिसने जीएसटी को, जो जीएसटी जिसको रिप्लेस कर लिया, व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, यू हैव टू टेल मी दिस। I'm giving you 2 minutes, just write the answer. चलिए आपका टाइम ओवर होता है। यू कैन सी द आंसर। टैक्सेस जो जीएसटी में सब्ज्यूम हुआ है, टैक्सेस जो जीएसटी में सब्ज्यूम हुआ है, सबसे पहले सेंट्रल लेवल के कुछ टैक्सेस हमने बताया। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल वाला, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नोन एज ऑल्सो नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसको अपने बोलते थे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, अगर आपको याद होगा, जो वैट कंपोनेंट रहता था इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। तो ये सब जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगता था, ये सब क्या हो गया, हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट टैक्सेस लेविड बाय लोकल बॉडीज, इसके ऊपर जो सेस सरचार्ज लगता है वो सब भी एप्लीकेबल है। तो ये सारे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हुए हैं। तो वेरी सिंपल था, 4 नंबर के क्वेश्चंस थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन? जीएसटीएन दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। आपको जीएसटी का फंक्शंस नहीं पूछा है,
आपको जीएसटीएन का फंक्शंस पूछा है, आपको जीएसटी का फंक्शंस नहीं पूछा है, आपको जीएसटीएन का फंक्शंस पूछा है, व्हिच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो मुझको बताइए फटाफट, लिखिए प्लीज, पॉइंट वाइज लिखिए कि जीएसटीएन का फंक्शंस क्या होगा। फटाफट लिख के बताइए कि जीएसटीएन का फंक्शंस क्या होगा। मतलब चैट बॉक्स में नहीं, आप खुद लिख लीजिए प्लीज। You don't have to write in the chat box, guys. Please, Sarosh Shaw, please do not write in the chat box. I've told you to write in your copy. This will act as a evaluation. And I hope आप MCQs भी सारा copy में लिखे हो. What are the functions of GSTN? सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग में प्रेशर डालिए. चलिए, आई होप आपका हो गया हो. जीएसटीएन के फंक्शंस क्या है? See this. Functions of GST Council, basically GSTN, is filing of registration application. ये GST Council नहीं होगा, GSTN होगा, ठीक है? कि आप जीएसटी नेटवर्क के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हो. यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यू कैन फाइल योर रिटर्न्स, यू कैन क्रिएट अ चालान फॉर टैक्स पेमेंट. आप सारा टैक्स पेमेंट चालान के थ्रू जो पे करते हो वो क्रिएट कर सकते हो. आईजीएसटी का जो सेटलमेंट होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सारा जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होता है. प्लस आपका जो बिजनेस इंटेलिजेंस या एनालिटिक्स होता है उसका रिपोर्ट्स भी आप जीएसटी नेटवर्क के थ्रू जनरेट कर सकते हो. You can file your returns, you can claim your input tax credit, you can pay your taxes. There are so many things. मतलब जितना भी procedures हम लोग ने पढ़ा था, in case of registration, in case of returns, in case of paying taxes, in case of filing returns, ये सारे के सारे चीज आप जीएसटी नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो. ठीक है ना? सो बस यही सब पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना था. नेक्स्ट है गाइस, लेट्स सी दिस. Messer C Limited of Chennai. Messer C Limited of Chennai. चेन्नई का C लिमिटेड है. Being a trader, provided the following information relating to the preceding financial year is as follows. ठीक है, ये आपको पुराने साल का इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इंफॉर्मेशन दे रहा है. वो एक ट्रेडर है और वो चेन्नई में रहता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है 20 lakhs. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स है 30 lakhs. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस है 5 lakhs. इंट्रा स्टेट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी. मतलब ये कौन सा सप्लाई हुआ? रिवर्स चार्ज वाला. ये जो 4 lakhs वाला सप्लाई है वो कौन सा सप्लाई है? रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई है जो ये सप्लाई किया है. गुड्स का एक्सपोर्ट है 35 lakhs. इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई है 200 lakhs. इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज गुड्स का किया है 200 लाख रुपया. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड है 2 lakhs. अब आपसे पूछ रहा है whether C is eligible for composition scheme in the current financial year. आपको बताना है क्या C कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में. यू हैव टू रिप्लाई ऑन दिस. क्या सी कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है?
मुझको चैट बॉक्स में आंसर नहीं चाहिए. दिस इज अ पर्सनल एग्जाम विच इज गिवन बाय यू. एमसीक्यूज डिस्कशन किया हमने, दैट इज फाइन, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मेरे को चैट बॉक्स में नहीं चाहिए. आदित्य प्लीज आंसर नहीं दे चैट बॉक्स में, इससे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकी जो कंसंट्रेट करने का चेष्टा करते हैं. प्लीज राइट योर आंसर, बी वेरी ऑनेस्ट एंड राइट योर आंसर. सृष्टि तिवारी, आप बीच बीच में सवाल मत पूछिए, वो स्किप हो जाएगा प्लीज. मैंने आपको स्टार्टिंग भी बताया था, जितने भी सवाल है आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए. टुवर्ड्स दी वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, उसके बाद मैं आपका क्वेरीज लूंगा, ठीक है. सृष्टि, आप बीच बीच में सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं अभी आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी एक टेस्ट चल रहा है. ओके, सो मैं आंसर देता हूँ. So first of all, we need to compute the aggregate turnover in the preceding financial year, no matter whatever the conditions is. आपको हमेशा aggregate turnover सबसे पहले निकाल के बताना पड़ेगा कि aggregate turnover कितना है. So in my case, guys, aggregate turnover था, आपको aggregate turnover का मतलब पता होना चाहिए. All the outward supplies which are taxable supply, exempt supplies, exports, interstate supplies between the same persons having distinct persons on the same pan, excluding all the taxes, all the inward supplies on which liable to reverse charge. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड होता था, और उसमें इंक्लूजन भी आता था जो मैंने अभी डिस्कस किया. नाउ यू हैव टू सी व्हाट विल बी एडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 20 lakhs, ये आपको अपने एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ये भी गुड्स ही है, ये भी टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट जो भी होगा ऐड होगा. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ये भी ऐड होगा 5. इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, ध्यान से सुनना, आउटवर्ड सप्लाई जिसमें रेसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी, डज नॉट मैटर. टैक्स रेसिपिएंट दे रहा है, रेसिपिएंट के लिए तो इनवर्ट सप्लाई है, तो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ जाएगा. तो ये +4 क्या हो गया, 59. गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, तो ये भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ जाएगा, विच इज 35. इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई तो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा नहीं, तो इसका कुछ करना नहीं है. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का भी कुछ नहीं करना है, तो फाइनल आंसर इज 9494. फाइनल आंसर इज 9494. 94 आपका करेक्ट आंसर होगा एग्रीगेट टर्नओवर. नाउ हमें पता है कि चेन्नई में तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ देन ही मे ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. नाउ द पॉइंट इज, अब आपको इसमें फर्दर चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या. सर, कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई करेगा ना, आउटवर्ड सप्लाई, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, लेकिन इनवर्ट सप्लाई करेगा ना, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड है. तो इनवर्ट सप्लाई में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा 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 जो भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. हम इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस करें विच इज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी. अब इसमें क्या है ना, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसमें थोड़ा सा दो बातें आएगी. सबसे पहला, आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंड इफ यू आर एक्सपोर्टिंग अ गुड्स यू आर इन डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई ओनली. और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो जो भी करिए आपको जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा. तो इसका सही आंसर क्या होगा, यू विल नॉट बी गेटिंग कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज ही इज अगेंस्ट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हेंस इज नॉट एलिजिबल. प्लस इसका और एक रीजन हो सकता था, अगर कोई स्टूडेंट चाहता तो ये भी बोल सकता था, sir, he is providing services. We may assume that in this case the services is not restaurant services, and it is
अबव द स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है, इट इज अबव द स्पेसिफाइड लिमिट, तो उसको इसका कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। प्लस वो 50 lakhs वाला भी नहीं जा सकता बिकॉज का एग्रीगेट टर्नओवर 50 lakhs क्रॉस कर गया है। सो दैट्स इट, आपका इसमें एग्रीगेट टर्नओवर दे दिया है 94 lakhs। इंस्टीट्यूट ने खाली 94 lakhs तक ही बताया, इसमें इन्होंने सजेस्टेड आंसर में ये नहीं लिखा कि इसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बस ये समझना है इसमें इसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है। अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया है तो फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए अंडरस्टूड। फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर बताइए अंडरस्टूड। फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए अंडरस्टूड। ओके, चलिए, गुड 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 गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गाइस, दिस इज अ गुड सम, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली, ओके, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। अच्छा सवाल है ये। आशा लिमिटेड, आशा लिमिटेड supplies raw materials to a job worker करीना लिमिटेड। आशा एक प्रिंसिपल सप्लायर है जो करीना लिमिटेड को सप्लाई करती है, ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क, मतलब जॉब वर्कर है करीना लिमिटेड और सप्लायर है आशा लिमिटेड, मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स का। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क, the finished products of 5000 packets are returned to आशा लिमिटेड। रिटर्न कर दिया आशा को, जॉब वर्क खत्म होने के बाद 5000 पैकेट वो फिनिश करके रिटर्न कर दिया आशा को। पुटिंग द रिटेल सेल प्राइस एज ₹20 ऑन ईच पैकेट, 20 रुपया करके उसने रिटेल सेल प्राइस लगा दिया। दिस प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर MRP प्रोविजंस। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ करीना लिमिटेड। आपको बताना है कि करीना, करीना कौन हुई गाइस? रिवर्स आई मीन जॉब वर्कर, करीना हुई जॉब वर्कर। तो करीना लिमिटेड इज द जॉब वर्कर। नाउ करीना लिमिटेड के हाथ में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? हाउ मच विल करीना लिमिटेड लायबल टू पे GST? हाउ मच इज द वैल्यू ऑन विच GST विल बी कैलकुलेटेड बाय करीना लिमिटेड? करीना लिमिटेड दैट इज जॉब वर्कर के पॉइंट से सोचिए कि जॉब वर्कर किस वैल्यू पे GST लगाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ इस केस में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन दिया है। पहला, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड, ये सप्लाई कौन किया है? आशा ने किया है करीना को, आशा ने किया है करीना को। बस मेरे को ट्रांजैक्शन वैल्यू किसका निकालना है? मेरे को करीना का ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालना है, मेरे को आशा का ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं निकालना है। जॉब वर्कर्स चार्जेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब वर्कर ने कितना चार्जेस लिया प्रॉफिट लेकर? वो है 10,000 रुपए, यानी ये बिलिंग अमाउंट था जो जॉब वर्कर ने आशा लिमिटेड को चार्ज किया, यानी करीना ने 10,000 रुपया चार्ज किया आशा को, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। और ये 30,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज करीना को इससे कोई लेन देन ही नहीं है, करीना को इसका कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर सेंडिंग द रॉ मटेरियल्स टू जॉब वर्कर। अब ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज बेसिकली that this transportation is basically made to the job workers place। तो ये चार्जेस आशा कलेक्ट करेगा बट करीना विल नॉट कलेक्ट दिस चार्जेस। तो करीना के हाथ में 3000 का कोई भी चीज नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन चौथा में आइए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर रिटर्निंग द फिनिश्ड पैकेट्स टू आशा। अब ये चार्जेस जो जॉब वर्कर के हाथ में लगा कि जो चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा आशा को पहुंचाने के लिए वो था 4500, ये वाला जो है ये जॉब वर्कर के हाथ में इंक्लूड हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज आशा लिमिटेड पेड सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस टू रीना लिमिटेड। अब रीना एक थर्ड पार्टी आ गई, आशा कौन है मेरे केस में बताइए सर? अगर करीना इज सप्लायर, करीना सप्लायर क्या है? जॉब वर्कर सप्लायर है, वो शेड्यूल टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो करीना इज मेकिंग जॉब वर्कर सप्लाई, करीना इज मेकिंग जॉब वर्कर सप्लाई। नाउ जॉब वर्कर सप्लाई जो है
वो सर्विस अलग से आपको कैलकुलेट करने बोला है। तो इन दिस केस आशा बिकम्स करीनाज रेसिपिएंट, आशा बिकम्स करीनाज रेसिपिएंट। तो आशा ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी पे किया रीना को, सो दैट करीना कैन यूज द टेक्नोलॉजी इन द गिवन जॉब वर्क ऑपरेशन। जो काम, जो पेमेंट करीना को करना चाहिए वो पेमेंट रेसिपिएंट ने किया, दैट इज आशा लिमिटेड। तो बताइए ये वाला जो चार्जेस है, ये हम लोग ने स्पेसिफिक इंक्लूजन 15(2)(b) में पढ़ा था कि एनी पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर incurred by the recipient that will be included in the value of supply if not included already in the value of supply, that is price। तो ये वाला जो पेमेंट है ये अलग से आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ करीना लिमिटेड। तो 10,000 प्लस 4,500 प्लस 22,500 विल बी दी टोटल वैल्यू अभी तक जो मुझे समझ में आया इन दिस टेबल। Next है Karina offered a discount 2000 provided full payment is made at the time of raising invoice and the same is mentioned। तो समझ में आ गया 15(3)(a) discount is properly recorded in the invoice and it is given before the supply, so this will be reduced from the value of supply। तो आपका जो आंसर आएगा गाइज वो आएगा 10,000 में से आप 4,500 को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद आप 22,500 को भी इंक्लूड करेंगे, तो आपका जो टोटल आता है वो है 37 और उसके बाद आप 2,000 का डिस्काउंट दे देंगे जिसका आंसर आएगा आपका 35,000 रुपीज, जिसका आंसर आएगा आपका 35,000 रुपीज। और वही 35,000 विच विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ करीना। सेक्शन 143 में अगर आपको याद होगा जब हम लोग सेक्शन 19 पढ़ रहे थे जॉब वर्क को लेके, वहां पे मैंने आपको सेक्शन 143 भी कराया था और वहां बोला था कि ये जो आशा ने करीना को मटेरियल दिया है ना जॉब वर्कर को, ये कोई सप्लाई नहीं है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर सेक्शन 143। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट 3A। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। एनीवन जिसको समझ में नहीं आया है तो लिखो डिड नॉट अंडरस्टैंड। एनीवन जिसको समझ में नहीं आया तो लिखो डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं मान लूंगा सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छा समय गाइस आपके एमटीपी में है, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सबको समझ में आ गया, आई कैन प्रिज्यूम दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी। मैं ये टाइम आपको दे रहा हूं, टेक 2 minutes एंड टेल मी द आंसर। टेक 2 minutes एंड टेल मी द आंसर। आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है बस। चार चार पॉइंट्स है, चार का टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है आपको। फटाफट आंसर दीजिए।
डन गाइस, स्टार्ट करते हैं। एबीसी एंड एसोसिएट्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म है, उसने इनवॉइस इशू किया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर राम ऑन 5th अगस्त 2019। ओके, ध्यान से सुनना। इनवॉइस डेट है 5th अगस्त, इनवॉइस डेट है 5th अगस्त। याद रखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस में हमेशा इनवॉइस डेट चेक करो 30 डेज में इशू हुआ है कि नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है in case of determining time of supply of services. तो invoice date is 5th August 2019। टाइम ऑफ सप्लाई बताना फॉर द केसेस। नंबर 1, सर्विस कंप्लीट हो गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को अगर सर्विस कंप्लीट हो गया तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। बट आप 5th अगस्त को इनवॉइस इशू करते हो which means you are late, तो in that case your time of supply will be पेमेंट डेट और इनवॉइस पेमेंट डेट और कंप्लीशन डेट whichever is earlier। यहाँ पे पेमेंट डेट दिया नहीं है तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 1 जुलाई 2019। अगर किसी का सही है तो 2 में 2 आप दे देंगे अपने आप को। ये सब का 2 ईच मार्क्स है। नेक्स्ट, सर्विस कंप्लीट हुआ है सॉरी ये 15th होगा गाइस, ये 5 ऊपर चला गया, ये 15th होगा, 15th जुलाई 2019। अगर सर्विस कंप्लीट हो गया 15 जुलाई को तो देखिए 15 जुलाई से आपको 30 डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 15 जुलाई से आपने 30 डेज कैलकुलेट किया और वो 15 डेज जो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा अगस्त 15 अगस्त के पहले, तो आपका इनवॉइस 5th अगस्त को इशू हुआ, दैट इज विद इन 30 डेज। तो करेक्ट आंसर विल बी 5th अगस्त 2019, दैट इज इनवॉइस डेट। यहाँ पे पेमेंट डेट का कुछ बात नहीं किया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। राम ने पेमेंट किया 3rd जुलाई को, where provision of services were remaining to be completed। ध्यान से सुनिए, इनवॉइस इशू हो गया था 5th अगस्त को, बट राम पूरा पेमेंट कर दिया था 3rd जुलाई। मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि सर्विस ऑल्दो कंप्लीट होना बाकी था, बट फिर भी राम ने 3rd जुलाई को पेमेंट कर दिया था। ये सर्विस का मामला है तो सर्विस में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट whichever इज अर्लियर। ठीक है, सर्विस अभी भी बाकी था बट इनवॉइस इशू हो गया है। ठीक है, सो इन दिस केस 3rd जुलाई को जब वो पेमेंट रिसीव कर लिया है एबीसी एंड एसोसिएट्स, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एबीसी एंड एसोसिएट्स। Ram made the payment on 15th August where provision of services were remaining to be completed। पेमेंट हुआ 15 अगस्त को, सर्विस अभी भी बाकी था देना, बट इनवॉइस वो पहले इशू कर दिया। तो सही जवाब होगा 5th अगस्त ही, क्योंकि इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट whichever is earlier लेना पड़ेगा। तो 5th अगस्त विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये चारों का टाइम ऑफ सप्लाई देखिए इस तरीके से आपको बताना था शॉर्ट में कि आपने टाइम ऑफ सप्लाई ये क्यों लिया, क्योंकि ये डेट इससे ज्यादा पहले है, ये डेट इससे पहले या ये डेट इससे पहले, व्हाटएवर द केस में बी, यू हैड टू से द करेक्ट आंसर कि आपका ये टाइम ऑफ सप्लाई ऐसा क्यों होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस। ओके, तो ये था हमारा 8 मार्क्स का। अगर सबका राइट है तो ये 8 में 8 दे देंगे। इस ये भी अगर सबका राइट होता जो मैंने डिस्कस किया तो वो 7 में 7 दे देंगे। और ये इसमें भी जो मैंने डिस्कस किया इट इज वेरी सिंपल, आपको 7 में से 7 दे देना है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन पॉइंट बी? ओके, आई विल एक्सप्लेन पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या बोलते हैं, मतलब पॉइंट बी मतलब पॉइंट टू, राइट। 5th अगस्त को आपका सर्विस के लिए आपने इनवॉइस इशू कर दिया था, बट आपका सर्विस कंप्लीट हुआ 15 जुलाई को जाके। ठीक है, तो 15 जुलाई को अगर आपका सर्विस कंप्लीट हो गया तो 15 जुलाई से 30 डेज कैलकुलेट करिए। 15 जुलाई से 30 डेज कैलकुलेट करेंगे तो 15 अगस्त आएगा, बट आपने इनवॉइस तो 5th अगस्त को ही इशू कर दिया, मतलब यू हैव इशूड इनवॉइस बिफोर 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन डेट। सो इन दैट केस इनवॉइस डेट देखा जाएगा और कंप्लीशन डेट whichever इज अर्लियर, सॉरी इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट whichever इज अर्लियर। कंप्लीशन डेट फिर आप नहीं देखेंगे क्योंकि आप 30 डेज के अंदर इशू कर दियो, उसके पहले इशू कर दियो। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 5th अगस्त as the invoice is issued within the time frame which is the answer 30 days। 30 डेज के पहले इन्होंने इशू कर दिया है तो अंदर अंदर इशू कर दिया, तो इसका 5th अगस्त विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, चलिए। What are the contents of a tax invoice? बहुत इजी है ये सब चीज, तो जीके का ही क्वेश्चन है, 7 नंबर का सवाल है। टैक्स इनवॉइस के क्या कंटेंट्स होते हैं, टैक्स इनवॉइस में आपको क्या क्या दिखेगा, इट्स वेरी सिंपल। मैंने जब आपको सब्जेक्ट इसका इनवॉइस चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे ही सोच के इसका जवाब दे सकते हो कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आएगा। तो देखिए टैक्स इनवॉइस रूल 46 में बताया गया है, विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 31, जहाँ पे हमको पता है कि उसको क्या क्या
उसमें कंटेंट्स होना चाहिए. Name, address, GST of the supplier, date of issue of invoice, name, address, GST of the recipient, description of goods, quantity and unit, total value, amount of tax charged, address of delivery, whether tax is payable on reverse charge, signature. ये सारे मेन डिटेल्स टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए था. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ऑन दिस. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट बी. 8 नंबर का सवाल है एंड आई थिंक ये मैंने आपको आपके एग्जाम क्वेश्चन बैंक में भी कराया हुआ समय, कुछ नया सम नहीं है ये. सो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं खुद डिस्कस करूं रादर गिविंग यू टाइम, बिकॉज ये सब डिस्कस कराया हुआ है आपके क्लासेस में. X becomes liable to pay tax on 1st December and has obtained registration on 15 December. तो सर लाइबिलिटी डेट तो 1st December थी, बट रजिस्ट्रेशन कब ले लिया? 15 December को. तो यहाँ पर हम लोग ने सेक्शन 18 में, अगर आपको याद आएगा तो हम लोग पढ़े थे स्पेशल केसेस टू क्लेम आईटीसी. वहाँ पे 4 केस था. स्विचिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू टैक्स पेइंग नॉर्मल स्कीम, एग्जाम स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस, फ्रेश एप्लीकेशन विद इन 30 डेज. अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन ले रहे हो 30 डेज के अंदर, तो भी आपको एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करके आप ले सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. तो ये सारे केसेस हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, क्रेडिट्स मिल जाता है. बट इसमें से फ्रेश एप्लीकेशन जब होता था 30 डेज के अंदर अंदर, तो आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था कि आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता था, आपको इनपुट का और आपको इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट मिल जाता था. कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप नहीं ले पाते थे. इनपुट स्टॉक इन गुड्स, इन रॉ मटेरियल्स, इन सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, ये सब का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बट आप कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप नहीं ले पाते थे. तो बस यही था गाइस कि आपका जीएसटी पेड गुड्स जो 30 नवंबर को पड़ा था, एज ऑन डेट लायबिलिटी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, उसके पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें जो आपका जीएसटी पेड है, आपको वो उसका जवाब देना पड़ेगा कि उसमें आपका जीएसटी पेड कितना है. तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा. रॉ मटेरियल्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में है उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, जो फिनिश गुड्स में उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो 36,000 प्लस 54,000 प्लस 2,60,000, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. तो यही आपका हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको टोटल मिलेगा. नाउ इसका टाइम लिमिट क्या है डिक्लेरेशन फाइल करने का? ये भी हम लोग ने पढ़ा था. इसका टाइम लिमिट है, इसका टाइम लिमिट क्या है? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, सॉरी 15 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना, आपको इसका डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता था ITC 01 में. ठीक है, तो 15 दिसंबर है, तो दिसंबर क्योंकि 31 डेज का होता है तो 16 डेज यहाँ चला गया, प्लस 14 जनवरी, मतलब जनवरी का 14 दिन, 14 जनवरी तक आपको इसका डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा जब 30 डेज एक्सपायर होता है. Whether any certification is required while availing the credit? Yes. If the aggregate claim is more than 2 lakhs, then you have to get it certified from a practicing chartered accountant or a cost accountant. ठीक है, इनसे आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा. अगर आपका क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा है, इस केस में सिर्फ 2 लाख से ज्यादा है, तो मुझे सर्टिफाई कराना पड़ेगा बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और इसमें क्लियरली एक नोट देना पड़ेगा कि आपको कैपिटल गुड्स का ITC नहीं मिलेगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू शुड डेफिनेटली एक बार MCQ का सेट जो आंसर सोल्यूशन है, जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में अपलोडेड है, यू शुड गो एंड चेक दी आंसर्स. बस आंसर्स चेक कर लेना, क्योंकि डिस्कशन तो मैं यहाँ सारा करा दे रहा हूँ. नेक्स्ट आते गए, बहुत ही सिंपल है ये 9 नंबर का सवाल है. और ये बिलीव मी, ये इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन में आया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में आया हुआ है. दिस इज अ 9 मार्क क्वेश्चन, यू कैन रीड दिस. लिस्ट आउट द कैटेगरीज ऑफ पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. जिसको जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कितने लोग हैं जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो सर सेक्शन 23 में बताता है, नंबर 1, any person who is exclusively engaged in exempt supply of goods or services, they are not liable to take registration. Any person who is exclusively engaged in non-taxable supply या फिर supply of goods or services on which tax is not levied is not liable for registration. Number 3, any agriculturist to the extent of supply out of produce out of cultivation of land is not liable for registration.
एंड पर्सन्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये चौथा कैटेगरी है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो वहां पे जो पर्सन्स नोटिफाइड थे उसमें काफी सारे लोग हैं कि if you are a supplier doing, if I am an interested supplier of services having not aggregate turnover up to having aggregate turnover less than 20 lakhs, not exceeding 20 lakhs maybe, in that case he is not liable to take registration just because he is doing interstate supply of services. या फिर कोई ई कॉमर्स, एनी सप्लायर हु इज सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर other than 9-5 supplies, and he is his aggregate turnover does not exceed 20 lakhs or 10 lakhs or 40 lakhs as the case may be, he is not required to take any registration. ठीक है. Any person who is wholly exclusively engaged in making reverse charge supplies, जिसपे उसका रेसिपिएंट फुल्ली टैक्स दे देता है, उसमें उसको कभी टैक्स ही नहीं देना, तो उसको भी इसमें रिवर्स चार्ज की वजह से उसको जीएसटी की लायबिलिटी कभी नहीं आती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. So these are some cases where you don't have to take registration, which are notified by the government on the recommendation of GST Council. तो ये देखिए 3 नंबर का सवाल था, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नहीं देना था, आप कोई भी 5-6 पॉइंट दे देंगे, इट विल बी ओके. ठीक है, आप कोई भी 5-6 पॉइंट दे देंगे ना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. नाउ आपको बताना था एटलीस्ट 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ. कम से कम 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताएं जिसको जीएसटी में कंपल्सरी है. बताइए सेक्शन 24 में तो आपने कितना पढ़ लिया, जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है सर्विसेज का, या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, या फिर जिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, या ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू टैक्स कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), या सप्लायर ऑफ गुड्स, या ऑन लाइक सप्लायर एज अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. सो बहुत सारे केसेस है जहाँ पे सेक्शन 24 एप्लीकेबल होता है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है. नाउ नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. अभी तक क्या सब फॉलो कर रहे हैं? अगर सब फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग देन फॉलो, फॉलो, फॉलो वर्ड को लिखिए. इफ यू आर फॉलोइंग लिखिए फॉलो. If you are following all the answers till now, लिखिए follow. If you can follow all the answers, please लिखिए follow. Okay, thank you guys. अब पार्ट बी में आते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू पार्ट बी. 6 मार्क्स का सवाल है. Whether the following transactions can be treated as a service. क्या ये सारा ट्रांजैक्शंस को आप सर्विस मान सकते हो? अगर मान सकते हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा. यानी प्लीज वेरी वेरी केयरफुल, यू हैव टू से वेदर इट इज अ सर्विस और नॉट, yes or no, that's it, and you have to give a reason. Number 1, सेल ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेडी टू ऑक्यूपाई फ्लैट. मतलब मतलब कंस्ट्रक्टेड है और आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप उसको सेल कर रहे हो 1.5 करोड़ पर फ्लैट, इंक्लूडिंग द अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड. मतलब लैंड का शेयर भी इसमें इंक्लूडेड है. आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. आपने इश्यू करने के बाद इसको सेल किया, आपने इश्यू करने के बाद इसको सेल किया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर आपने इसको सेल किया तो ये सेल क्या होगा? बताइए फटाफट. Whether it can be treated as a service. लिख लो, मतलब you don't have to write in the chat box, just write yes no में लिखिए और एक रीजन लिखिए. Is it a service? No sir, it is not a service because it is covered in schedule 3 where it is neither a supply of goods nor a supply of service because the entire consideration was received after issue of
completion certificate, and it is not covered in schedule 2 because part of the consideration or any part of consideration was not received before issue of completion certificate. तो नहीं, ये सर्विस नहीं है. सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. लॉटरी टिकट्स को बेचना, क्या ये सर्विस है कि गुड्स है? सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स. फटाफट लिखिए, सेल ऑफ लॉटरी टिकट गुड्स है, आई मीन सर्विस है कि नहीं है? Yes sir, it is not a service because it is a goods. लॉटरी टिकट्स गुड्स में आता है, वो सर्विस नहीं है. ओके, इट इज नॉट अ सर्विस. तो सही आंसर है नो. मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन जॉब वर्क बेसिस. बहुत ही अच्छा सवाल है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जॉब वर्क बेसिस पे. मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मैन्युफैक्चर कर रहे हो ऑन जॉब वर्क बेसिस पे, लेकिन प्रोडक्ट है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो गाइज, क्या ये सर्विस है कि नहीं है? इसका जवाब मेरे को चैट बॉक्स में भी चाहिए. यू राइट योर आंसर इन योर कॉपी प्लस यू ऑल्सो गिव आंसर इन चैट बॉक्स. इसका आंसर मेरे को चैट बॉक्स में भी चाहिए. आई वॉन्ट टू नो मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर क्या है ये. यस या नो में जवाब देना. सर्विस है यस, सर्विस है नो. यस और नो में जवाब दीजिएगा. सर्विस है यस, सर्विस है नो. खाली 2 जवाब आए अभी तक. करेक्ट, दीपक ने करेक्ट जवाब दिया है अभी तक. ये सर्विस है सर. आई न्यू मेनी स्टूडेंट. राहुल गुप्ता भी सही आंसर दिया है. मेनी स्टूडेंट्स वुड बी थिंकिंग सर ये अल्कोहलिक लिकर है, ये सर्विस, ये थोड़ी ना जीएसटी में आएगा. सर ये क्या चीज का काम कर रहा है ये देखिए. हम लोग ने शेड्यूल 2 में पढ़ा था, शेड्यूल 2 में पढ़ा था एनी एक्टिविटी बी कैरिड आउट ऑन अनदर पर्सन्स गुड्स, इट इज अ सर्विस. जॉब वर्कर क्या कर रहा है? जॉब वर्कर तो अल्कोहलिक लिकर बना रहे ना, तो जॉब वर्कर का जो चार्जेस है उस पे तो जीएसटी लगेगा ही, वो तो सर्विस है ही. बट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अल्कोहलिक लिकर का, वो सर्विस नहीं है, बट जॉब वर्क बेसिस पे हो रहा है. तो यहाँ पे जॉब वर्कर जो चार्जेस रेज करेगा, जो बिल रेज करेगा, वो तो सर्विस बिल होगा. वेरी गुड दीपक. ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन गुड्स, दैट्स द करेक्ट आंसर. तो जॉब वर्क इज अ सर्विस. सेल ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन बल्क बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर. मोबाइल सिम कार्ड्स को आप बल्क में बेच रहे हो बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर. मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर. यस, ये भी सर्विस है. बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सर्विस है. दैट्स अ सर्विस. ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फॉर अ कंसिडरेशन. ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फॉर अ कंसिडरेशन. बहुत ध्यान से सुनिएगा ये.
मैं किसी को लोन असाइन कर रहा हूं, ये एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है गाइज. ओके, एनी डेथ, एनी डेट हाइपोथिकेशन और क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब मेरा कोई लोन था जो मेरे को किसी को देना था, मैं किसी को वो ट्रांसफर कर दिया, तो एक तरह का एक्शनेबल क्लेम है. और एक्शनेबल क्लेम हमें पता है वो क्या होता है, वो गुड्स होता है सर. दैट इज अ गुड्स. एंड वी नो दैट शेड्यूल 3 से, we know that schedule 3 say it has been excluded, all actionable claim is excluded other than lottery, betting and gambling. तो ये हम बोलेंगे, दोनों बात बोलेंगे कि it is an actionable claim, it is a part of good. However, no GST will be applicable because it is covered in schedule 3 as actionable claim is outside the ambit of schedule 3 other than lottery, betting and gambling. तो आपको ये दोनों बात लिखना पड़ेगा, आपको ये दोनों बात लिखना पड़ेगा कि जीएसटी के बाहर है बट ये गुड्स है. लैंड ऑफ सेल ऑफ लैंड, ये तो पता ही है, दिस इज अ सर्विस. आई मीन सॉरी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल जीएसटी में. देखिए इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टेक्निकली sale of land is a service because service means anything other than goods, but however no GST will be applicable on it because it is covered in schedule 3 as sale of land is neither a supply of goods nor a supply of service. इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. सो पहला पार्ट आपको ये समझा रहे हैं आंसर में कि ये सप्लाई, ये सर्विस है कि नहीं है या गुड्स है. फिर आपको ये बताना है इसका जीएसटी implication. This will be a kind of some add-on thing which you will answer in your question paper. So this will definitely create a good impact, positive impact in the minds and the reader's eye of the examiner. ठीक है, एग्जामिनर उसको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेगा. तो ये रहा हमारा 6 मार्क्स का सवाल. अब अपने आते गए 6A में. बहुत ही अच्छा सवाल है ये. 6A होगा, 6B होगा, ठीक है. उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे एंड फिर हम चलेंगे कस्टम लॉ की तरफ. आज अपने मॉक टेस्ट पेपर का सेट 1 ही ले पाएंगे, मतलब एक सेट करेंगे, ठीक है. एक सेट अपने डिस्कस करेंगे, दैट इज सेट 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सेट 1 भी बहुत इजी है, सेट 1 भी इसी तरीके से वो आप घर पे खुद कर लेना, कोई क्वेरीज होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है. सो 6A अपने करते हैं. एबीसी फैब्रिकेटर हैज इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन गुजरात. एबीसी फैब्रिकेटर का फैक्ट्री गुजरात में है. एबीसी फैब्रिकेटर का फैक्ट्री गुजरात में है. सेट 1 आई हैव अपलोडेड इन यूट्यूब. ओके, थैंक यू सो मच रश्मि, मैं भूल गया था, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दिया था. यस, मुझे याद आया, मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया था सेट 1. आप प्लीज वहां से देख लेना, मैं सेट 2 जवाब दे रहा हूँ, ठीक है. थैंक यू सो मच. चलिए, एबीसी फैब्रिकेटर्स हैज इट्स फैक्ट्री लोकेटेड इन गुजरात. इट हैज टेम्परेरी इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम इट्स कस्टमर लोकेटेड इन चाइना. देखिए, मेरी फैक्ट्री गुजरात में है, मैं टेम्परेरी गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने कस्टमर से जो चाइना में लोकेटेड है, ठीक है. मेरा कस्टमर चाइना में, उससे गुड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं वापस री एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ चाइना आफ्टर कैरिंग आउट द नेसेसरी रिपेयर्स विदाउट पुटिंग देम टू एनी यूज इन गुजरात. मतलब मैंने उसको बेचा होगा स्टार्टिंग में, बट कुछ गलती के कारण he has to again transfer me back the goods, so I'm importing the goods from China and I'm doing the necessary repairs. That's repair work ही कर रहा हूँ इंडिया में, और रिपेयर करके मैं ऐसे कैसे री एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ चाइना को. तो जो काम हो रहा है इंडिया में और जिसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं कौन? एबीसी फैब्रिकेटर्स. आई एम द सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया एंड द सर्विस रेसिपिएंट इज माय कस्टमर इन चाइना. तो मैं ये जो सर्विस दे रहा हूँ, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो सर हम लोग ने सेक्शन 13 में ऑफ आईजीएसटी एक्ट में पढ़ा था कि इफ योर सर्विस प्रोवाइडर इज इन इंडिया और इफ सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन प्रोविजन इन द सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल. और 13(3) में हम लोग ने परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में पढ़ा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज वाज क्लियर एनफ टू से कि व्हेन यू आर टेम्परेरी इंपोर्टेड गुड्स इन इंडिया एंड वहां पे आपका क्या बोलते हैं, without any use without putting to any other use other than for repairs of that commodity in India, and you're re-exporting that goods without any use in India. So in that without re-exporting that goods, in that case the place of supply will be as per the general provision. मतलब service recipient का जो location है, in this case service recipient होगा चाइना में, तो चाइना will be the place where the supply will take place. इसको मान लेंगे और वहाँ पे place of supply क्या मान लिया जाएगा? चाइना मान लिया जाएगा. क्या मान लिया जाएगा? चाइना मान लिया जाएगा. तो फर्स्ट आंसर इज चाइना विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. नाउ पूछ रहे हैं
will our answer be different if the repaired goods are re-exported after being put to use in Gujarat for some time? अगर ये गुजरात में यूज करके बेचा गया होता तो क्या आपका आंसर सेम होता? नहीं सर, तो आपका आंसर सेम नहीं होता, तब आपका आंसर हो जाता गुजरात, क्योंकि इस दिस केस आप गुजरात में यूज कर रहे हो और गुजरात में ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हम मान लेते हैं, बिकॉज इन दिस केस द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, इसी को अपने बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, जहाँ पे सर्विस और जहाँ पे आपका गुड्स फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर सर्विस, इन दैट केस गुड्स की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा हम पढ़े थे सेक्शन 13(3) में, और वहीं पे मान लेते थे लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो यहाँ पे इंडिया में दैट इज गुजरात में सर्विसेज हुआ है, तो आपका, लेकिन यहाँ पे कंडीशन था, एक्सेप्शन था, अगर विदाउट पुटिंग इनटू एनी अदर यूज इन गुजरात करते तब फिर आपका सर्विस रेसिपिएंट का लोकेशन होता, लेकिन क्योंकि आपने गुजरात में यूज किया है, गुजरात में यूज किया है, तो इन दिस केस जहां पे सर्विस परफॉर्म हो रहा है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, यानी क्या इस केस में जीएसटी लग जाता और आपको इसमें जीएसटी पे करना पड़ जाता सर, और इन दिस केस आपका इंडिया दैट इज गुजरात में ही प्लेस ऑफ सप्लाई हम मान लेते। ये सेकंड क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बैंक का ही समय, ये सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट का ही समय, बहुत इजी है। उबर ऑपरेटिंग रेडियो टैक्सी इन इंडिया, तो उबर एक तरह का ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ जो एक ऐसा सर्विस दे रहा है जो 9(5) में है, जहाँ पे उबर इज लायबल टू पे टैक्स बिकॉज इट इज गिविंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थ्रू, आई मीन सब पीपल आर गिविंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थ्रू, ठीक है, एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए, यहाँ पीपल इसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं। ओके, सो ये रहा हमारा पार्ट, तो अपने सेकेंड अब अपने आते हैं Uber operating radio taxi service in India in the month of November. The following services are rendered by it. Free services provided to new customers who traveled for the first time. However, payment made to taxi drivers are 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो इसमें बात चल रहा है कि जो फ्री सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है न्यू कस्टमर्स को हु ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उबर फ्री सर्विस दे रहा है नया कस्टमर को फर्स्ट टाइम के लिए, और टैक्सी ड्राइवर्स को पेमेंट किया गया है 10 लाख रुपया, तो ये केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा गाइस, और क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा तो रिवर्स चार्ज प्रोविजंस 10 लाख पे लग जाएगा, और 10 लाख पे जीएसटी पे करेगा उबर, ठीक है, या फिर उबर का कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। हायर चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज 12,25,500। कस्टमर से जो चार्जेस कलेक्ट किया गया ये ऑब्वियसली इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा 12,25,500, बट टैक्सी ड्राइवर्स को पेमेंट किया गया 11 लाख, मतलब उबर का प्रॉफिट मार्जिन होगा 1,25,500। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये उसका कमीशन फी होगा। अपने को टोटल वैल्यू पे जीएसटी लगाना है, दैट इज 12,25,500, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उबर अपॉइंटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। आपको बताना है हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो फटाफट हमको सोच के बताइए कि जीएसटी कौन देगा। ऑब्वियसली एक्स प्राइवेट लिमिटेड हु इज अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, ही इज लायबल टू पे जीएसटी। जीएसटी की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जीएसटी की टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी और नेट जीएसटी लायबिलिटी, दोनों हमको एक साथ निकालना पड़ेगा। सबसे पहला आप देख सकते हो, जो फ्री सर्विस दिया गया लेकिन पेमेंट टैक्सी ड्राइवर्स को किया गया डज नॉट मैटर, 10 लाख रुपया टोटल वैल्यू है, इस पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। हायर चार्जेस 12,25,500 है, दिस इज ग्रॉस वैल्यू सब्जेक्टेड टू जीएसटी। टोटल ग्रॉस वैल्यू है 22,25,500, और इसके ऊपर आप सीजीएसटी एसजीएसटी बैक कैलकुलेट करके निकाल दी, क्योंकि इसमें अमाउंट लिखा हुआ ध्यान से देखना, कलेक्टेड वर्ड यूज किया गया है और पेमेंट वर्ड यूज किया गया है, तो हम लोग मान लिए कि ये दोनों अमाउंट होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एंड अकॉर्डिंगली इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, और इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी माय टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगेन बहुत इजी सवाल था, 7 नंबर का सवाल था, बिल्कुल मैट का ही सम था। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट नोट्स। ध्यान देना, शॉर्ट नोट्स तरह का आंसर्स बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इजी होता है एंड बहुत थ्योरेटिकली आता है। यू हैव अ, मतलब एक होता है ना कि अगर मान लो आपको
बहुत सारा क्वेश्चंस आ नहीं रहा है, तो एक शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन वर्ड्स इवन व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। तो थोड़ा बहुत 50-60% वाला मार्क्स तो आप कम से कम इससे उठा सकते हो। तो 15 नंबर का सवाल है, यू हैव टू आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, सॉरी आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। सो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, आपको इनवॉइस किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इस ये रूल्स 48 में क्लियरली दिया हुआ है कि ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए इन केस फॉर गुड्स, और सर्विसेज के लिए भी आपको पता है कि खाली ओरिजिनल कॉपी बनता है और डुप्लीकेट कॉपी बनता है, ट्रांसपोर्टर के लिए कोई कॉपी एज सच कुछ बनता नहीं है। और ये सारे इनवॉइसेस आपको इशू करने पड़ते हैं सीरियली, और आप GSTR1 में अपलोड करते हो। कंपल्सरी ऑडिट होता है, जो अपने सेक्शन 35 में पढ़े थे, आई मीन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में पढ़े थे, ऑडिट में पढ़े थे कि एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग CA और कॉस्ट अकाउंटेंट इज एंटाइटल्ड टू ऑडिट एनी रजिस्टर्ड पर्सन्स अकाउंट्स इन GST। उसका टैक्स ऑडिट होगा, GST ऑडिट होगा। इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है, तो he has to get the books, or every registered person has to get books audited by a chartered accountant or a cost accountant। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड कर रहा है, he has to file his form in GSTR 9C along with the annual return, audited financial statements, उसको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स फॉर कंपल्सरी ऑडिट। ई क्रेडिट लेजर इज नथिंग, बट आपको इसमें बताना पड़ेगा कि ई क्रेडिट लेजर में आपको किस तरीके से आता है। एक्सीड्स 2 करोड़ लेगा या 5 करोड़? 2 करोड़ लेगा सरोज शॉ, 2 करोड़ के ऊपर ही आपको एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 2 करोड़, 5 करोड़ का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। 2 करोड़ एक्सीड करते ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको और एक चीज याद होगा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जिसका CAG ऑडिट होता है, जिसका ऑडिट CAG करता है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू देयर GST ऑडिट, बिकॉज उनका CAG टोटल ऑडिट करता है, तो उनके लिए ये वाला ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ITC जो क्रेडिट लेजर का बात हो रहा है, वो उसमें हमें को यही बताना है कि ई क्रेडिट लेजर को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट आर द एंट्रीज व्हिच विल बी क्रेडिटेड, व्हाट आर द एंट्रीज व्हिच विल बी डेबिटेड, हाउ विल इट बी डेबिटेड, हाउ विल इट बी क्रेडिटेड, इन व्हिच फॉर्म इट इज मेंटेन्ड, उसका क्या यूज है, ये सारा चीज आपको ई क्रेडिट लेजर में बताना पड़ेगा। तो ITC जो भी एक क्रेडिट होता है, दैट इज फाइल्ड एज पर द रिटर्न्स। सेल्फ असेस्ड ITC इज फाइल्ड एज पर रिटर्न्स। Input tax credit can be utilized to pay output tax, which is self-assessed. You cannot pay ITC for any other liabilities other than tax, other than self-assessed tax, even for demands. और ये जो ITC है, you can pay only for payment towards output tax in manner prescribed. Next आता है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। वो जो टेबल मैंने आपको अपने मैट में दिखाया था, याद है? वैलिडिटी 100 किलोमीटर के लिए 1 डे, एवरी 100 किलोमीटर पार्ट तरफ के लिए 1 एडिशनल डे। लेकिन अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है और ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो ये 100 किलोमीटर हो जाएगा 20 किलोमीटर के लिए 1 डे, और एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर के लिए 1 एडिशनल डे आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। सो विद दिस वी कंप्लीट the 70 marks of GST from your 100 marks of IDT. Balance 30 marks, sorry 80 marks, sorry 80, balance 20 marks आपका कस्टम्स का है। चलिए फटाफट एक बार देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखते हैं। 8 का नंबर 1 MCQs फटाफट। लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, ये क्या होगा फटाफट बताइए। 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का वो है, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। EZ बोला है, आप टेरिटोरियल वाटर का आंसर दे रहे हैं। कौन नहीं वो स्टूडेंट? नेहा लोडा, आप टेरिटोरियल वाटर का आंसर दे रहे हैं। मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूछा है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है इंडिया। Where the insurance amount is not available for ascertaining the assessable value for custom duty, the percentage of FOB is taken to be 1.125%। अगर आप इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते तो आपको 1.125% FOB वैल्यू का आपको देना पड़ेगा CIF में, फिर इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। BCD का जो रेट्स है वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा होता है। मैंने बताया था कस्टम्स एक्ट होता है मेन प्रोविजंस, उसके रेट्स होते हैं कस्टम टैरिफ में, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल होता है कस्टम ड्यूटी का रेट्स, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में होता है कस्टम ड्यूटी का रेट्स, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो रेट्स है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। डैश मींस वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू द सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शिप। जब वेट रिडक्शन का बात आता है टू प्रिवेंट फ्रॉम सिंकिंग, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं जेटसैम। तो जेटसैम मींस जहाँ पे गुड्स को आप
गुड्स आई मीन शिप, ताकि डूबे नहीं, उसको लोड कम करने के लिए आप शिप गुड्स को सी में फेंक देते हो या समुद्र तट पे फेंक देते हो ताकि वो सिंकिंग से बच जाए। नेक्स्ट आता है all goods derelict, jetsam, flotsam and wreck brought or coming in India shall be dealt with as if they were exported, imported, no duty, exempted from tax। मान लेंगे कि वो import हुआ है और वो उसको import की तरह ही मान के आप उसको ट्रीट करेंगे, और अगर उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गया है, वो डिटोरिएट हो गया है, तो उस पर गुड्स भी ड्यूटी भी गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर देगा। बट एक बार तो अब उसको मानेंगे कि गुड्स इंपोर्ट हो गया है इंडिया में। तो ये था पहला 5 सवाल पूरा का पूरा एमसीक्यू का। अब अपने आते हैं इसका भी क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इन दिस केस दिस 5 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम एमसीक्यू। नाउ वील कम टू द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द कस्टम के क्वेश्चंस। पहला सवाल है 9A, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू पिल्फरेज। नाउ गाइस पिल्फरेज क्या होता है, सेक्शन 13 में हम लोग ने पढ़ा था कस्टम्स एक्ट का। बेसिकली स्मॉल थेफ्ट होता है, समथिंग which takes place after unloading but before the clearance for home consumption or deposit in a warehouse। warehouse में deposit करने के पहले तो no duty will be payable। इस केस में आपको कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये अबेटमेंट से अलग है, अबेटमेंट में आपको ड्यूटी पे करके फिर रेमिशन मिलता है, बट इसमें क्या होता है यू डोंट हैव टू पे एनी ड्यूटी, बट दिस इज स्मॉल थेफ्ट। ये छोटी मोटी चोरी होती है, छोटी मोटी, मान लीजिए आप 1000 केजी या 10,000 टन इंपोर्ट की, उसमें से 200-300 केजी इधर उधर हुआ, तो इसको हम लोग पिल्फरेज बोलते हैं। नॉर्मली पिल्फरेज में ड्यूटी पे नहीं होता है। ड्यूटी इज पेड बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। रिफंड कैन बी क्लेम्ड इफ गुड्स आर फाउंड टू बी पिल्फर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बट बिफोर द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस ऑर्डर के पहले आपको इसका रिफंड लेना पड़ता है इन केस अगर आपने ड्यूटी पे कर दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक बहुत अच्छा एमसीक्यू का सवाल है, बहुत अच्छा एमसीक्यू का सवाल है पार्ट बी में, ठीक है। सॉरी एमसीक्यू नहीं, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। A commodity is imported into India from a country covered by a notification issued by the central government of under section 9A। section 9A बात करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। Following particulars are made available। CIF value of the consignment is $25,000। क्वांटिटी इंपोर्ट हुआ 500 केजी। एक्सचेंज रेट है 60 रुपीज $1। बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट है 12%। SWS जो 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है। और एज पर दी नोटिफिकेशन, ये भी गाइस पूरा का पूरा मेरे मैट का सवाल है, इंस्टीट्यूट के मैट का सवाल है। एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड विल बी डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी एट 70 पर केजी, मतलब जो इसका नॉर्मल कॉस्ट है एंड लैंडेड वैल्यू, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको बीसीडी में, एसडब्ल्यूएस में एसेसिबल वैल्यू पे ऐड करना पड़ता है टू कंप्यूट आईजीएसटी जो लास्ट में निकलता है। Appraise the liability on account of normal duty, cess and anti-dumping duty. Assume that only BCD and SWS are payable. IGST at the rate of 12% is also applicable। ठीक है, इसमें IGST भी लगेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना CIF वैल्यू चलता है कंसाइनमेंट का, दैट इज $25,000, दैट इज 500 kg। तो आपको ये समझना है कि $25,000 है, इसके ऊपर ये CIF ऑलरेडी दिया है, यानी आपको FOB नहीं चाहिए, आपको फ्रेट नहीं चाहिए, आपको सिंपल क्या करना है टाइप्स ऑफ ड्यूटी, आपको ड्यूटीज कैलकुलेट करना है। तो 25,000 को आप सबसे पहले क्या करोगे अपना एसेसेबल वैल्यू दैट इज द CIF वैल्यू, इसमें कोई 1% लैंडिंग चार्ज ऐड नहीं करिएगा, भूल से भी ऐड मत करिएगा, ये जो वैल्यू है यही आपका एसेसेबल वैल्यू है। तो 25,000 इंटू 60 किए, इससे आपका 15 लाख एसेसेबल वैल्यू आ गया। इसके ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज 12%, दैट इज 1,80,000। और इसी के ऊपर इस बीसीडी के ऊपर ही आप 10% एसडब्ल्यूएस ऐड करेंगे विच इज 18,000। तो टोटल वैल्यू हो गया आपका 16,98,000। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगेगा, डिफरेंस बिटवीन दी कमोडिटी कॉस्ट कैलकुलेटेड एट 70 पर केजी। तो अगर आप 500 केजी इंपोर्ट किए हो तो 500 के हिसाब से $70, 500 के हिसाब से $70, ठीक है, पर केजी है 70 और 60 करके रेट है आपका, तो इनटू 60 दिस गिव्स यू 21 lakhs। 21 lakhs आपका कॉस्ट ऑफ कमोडिटी है। और लैंडेड वैल्यू कितना आ रहा है वो आप अभी निकाल चुके हो, लैंडेड वैल्यू आ रहा है 16,98,000। तो 21 lakhs माइनस 16,98,000 ये आपको दे देगा 4,02,000, ये आपको दे देगा 4,02,000। दिस 4,02,000 विल बी दी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो आपको मिलेगा
जैसे नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना चाहिए था। और इसी को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑन विच आईजीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, क्योंकि फाइनल वैल्यू ये है, इसी वैल्यू पे आपका आईजीएसटी निकलेगा, और आईजीएसटी जब निकलेगा वो आपको 2,52,000 देगा, तो टोटल अमाउंट आ गया आपका 23,52,000। सो विद दिस द सम इज कंप्लीटेड। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू प्लीज डू दिस काइंड ऑफ सम्स वेरी नाइसली। आई एम श्योर आपके एग्जाम में ये सारे के सम्स वापस आपके एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस 10A, अगेन अ वेरी गुड सम। आपको इसमें निकालने बोला है एसेसेबल वैल्यू। तो पहला सम था ड्यूटी कैलकुलेशन का, अब आपको बोल दिया एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालना है। तो मशीन कॉस्ट ये हो गया आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस, मशीन का एक्सपोर्टिंग कंट्री में $20,000। तो मैं $20,000 को ऐड करूंगा एक्स फैक्ट्री प्राइस। इसमें मैं ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस है कंट्री एक्सपोर्टर कंट्री के फैक्ट्री से टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट, ये पूरा का पूरा मैं $500 ऐड करूंगा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, मतलब एक्सपोर्टर कंट्री में जो लोडिंग चार्जेस लगा है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर, ये इंक्लूड नहीं होगा। बाइंग कमीशन एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड नहीं होता, ये हम कस्टम रूल्स के हिसाब से पढ़ चुके हैं। तो ये अब आ गया मेरा 20,000 गाइस 550। नाउ कम्स फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया इंक्लूडिंग हैंडलिंग चार्जेस $100। तो इसका जो हैंडलिंग चार्ज मतलब सब कुछ लेके इसका $1,000 आ रहा है, सब कुछ लेके इसका $1,000 है, विच इज द एक्चुअल चार्जेस। तो 2550 को अगर मैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से करता हूँ तो इंटू 48 मुझे देता है 9,86,400। दिस इज माई एफओबी प्राइस, दिस इज माई एफओबी प्राइस। और इसमें आपका बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होगा। तो रूल 10(1) का हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, 10(1) के हिसाब से कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं है। मतलब ये 9,86,400 ही आपका क्या है, कस्टम के हिसाब से एफओबी वैल्यू है, ठीक है। अब 9,82,400 आपका कस्टम्स के हिसाब से एफओबी वैल्यू है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका जो एक्चुअल फ्रेट चार्जेस है दैट इज 1,000 इंटू 48। तो 48,000 आपको ऐड कर देना है। याद रखिएगा इंश्योरेंस ऐड करना मत भूलिएगा। इंश्योरेंस अगर अननोन है या नहीं दिया है तो भी आपको 1.125% ऑफ एफओबी। अब ये जो एफओबी आता है ना, ये रूल 10(1) के बाद जो एडजस्ट करके एफओबी आता है, जैसे जो 10(1) में जितने कमीशन होते हैं, बाइंग कमीशन होते हैं या फिर सेलिंग कमीशन होते हैं या फिर रॉयल्टी एक्सपेंडिचर होता है, थर्ड पार्टी पैकिंग एक्सपेंस होता है, ये सब 10(1) में जाता है। तो ये ऐड होके जो एफओबी एज पर कस्टम्स आता है, उसके बाद जो आप रूल 10(2) अप्लाई करते हो तो इंश्योरेंस का जो चार्जेस 1.125% कैलकुलेट करते हो वो आप एडजस्टेड एफओबी पे करते हो। तो आपका जो 986,400 आएगा, तो 986,400 के ऊपर मैं इंटू 1.125%, दैट इज 11,097, ठीक है। ये किस पे आ रही है, 986,400 पे आ रहा है, इंटू 1.125% मैं अज्यूम कर रहा हूँ अनएसेटेनेबल क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। तो मैं इसको टोटल कर दिया, ये तीनों मिला के मेरे को accessible वैल्यू दे दिया 10,45,497 रुपीज। सो दिस इज माई टोटल accessible वैल्यू, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी गुड सम। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सिलेबस इज, आई मीन फॉर दिस टुडेज पेपर इज बहुत इजी है। एक इम्पोर्टर, ये भी हम लोग ने किया था, इम्पोर्टर imported some goods on 1st January 2019 and the goods were cleared from Mumbai port for warehousing on 8 January 2019 by submitting bill of entry। ध्यान से सुनना मेरा बात, एक ही चीज, आपको एक्सचेंज रेट और बिल ऑफ एंट्री डेट, आपको एक्सचेंज रेट और कस्टम ड्यूटी रेट के लिए डेट चाहिए होता है। तो एक्सचेंज रेट हमेशा पहले का लेना पड़ता है और कस्टम ड्यूटी का रेट हमेशा लास्ट का लेना पड़ता है जो लेटेस्ट हो, दैट इज बेसिकली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। लेकिन जब एक्सचेंज रेट लेते हो वो हमेशा वेयर हाउसिंग वाला बिल ऑफ एंट्री लेते हो, उसका डेट लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जनवरी को आपने वेयर हाउसिंग वाला बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, उस दिन आपका $50 पर डॉलर रहता है, तो आपको $50 पर डॉलर लेना पड़ेगा। एफओबी वैल्यू यही है। रेट ऑफ ड्यूटी आप 8 जनवरी का नहीं ले सकते। आपको रेट ऑफ ड्यूटी कब लेना पड़ेगा, आपने पुणे वेयर हाउस से क्लियर कराया 31 में, बीसीडी रेट था 12 एंड एक्सचेंज रेट था, तो ये एक्सचेंज रेट भी आपका काम का नहीं है। आईजीएसटी 12% इज एप्लीकेबल। और बीसीडी तो आपको लेना पड़ेगा, आप बीसीडी आपको जो रेट दिया है वही आप 12% तो आप बीसीडी लोगे जब आपने अपना क्लियर कराया पुणे वेयर हाउस से होम कंजम्पशन के लिए, और 12% ये आपका बीसीडी हुआ और 12% आपका आईजीएसटी हुआ। तो आपका आईजीएसटी का 12% तो रहेगा ही, आपका बीसीडी भी 12% रहेगा, आपका एसडब्ल्यूएस भी रहेगा, और आपका जो $50 डॉलर उसके हिसाब से आप कन्वर्जन भी करोगे।
तो FOB वैल्यू इज $10,000, उसके हिसाब से आपको कस्टम ड्यूटी निकालना और इंटरेस्ट भी निकालना है इफ एनी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो FOB कितना है आपका, $10,000, FOB है मेरा $10,000। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो रास्ते गाइस, आपको पहले अगर डॉलर टू रूपी कन्वर्ट करना है तो सब कुछ डॉलर टू रूपी पहले से कन्वर्ट कर लो, नहीं तो लास्ट में जाके एक डॉलर अमाउंट, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे, तो आप पहले भी डॉलर में चलो, बाद में एक साथ रुपया में कन्वर्ट कर देना। तो मैं इजी वाला मेथड में जाता हूँ, मैं पहले डॉलर में चलता हूँ। 10,000 आपका डॉलर है FOB वैल्यू, इस पे आपको 20%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया नहीं है तो आपको 20% मान के चलना पड़ेगा। अगेन इसमें 1.125%, तो 112.5, तो 10,000 का एक 1.125% विच इज 112.5 आपको लेके चलना पड़ेगा, प्लस 2,000 प्लस 10,000, तो 12,112.5, 12,112.5, और इसमें मेरा एक्सचेंज रेट मुझे लेना पड़ेगा 50 रुपया के हिसाब से, विच इज द डेट ऑन presentation of bill of entry for warehousing. So this will give me into 50 will give me 6,05,625 रुपीस। ये हुआ मेरा एसेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर मुझे ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट रेट है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, ये वाला रेट लेंगे तो पूरा सम गलत हो जाएगा। 20% आपको रेट लेना पड़ेगा 12% वाला। 12% आप इसमें रेट कैलकुलेट करोगे, इस पे SWS कैलकुलेट करोगे, फिर जैसे आपका टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी चलता है, इसके ऊपर जो टोटल लोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगा, फिर इसका जो IGST पार्ट है वो भी 12% लोगे, टोटल इंपोर्टेड वैल्यू आ जाएगा, इसका और एसेसिबल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आपका कस्टम ड्यूटी का वैल्यू है। जैसे 7,67,000 इज माय इंपोर्टेड वैल्यू और एसेसिबल वैल्यू, तो डिफरेंस इज टैक्स, और ये आपका टैक्स हो गया। और इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे सर, इन दिस केस आपको समझना पड़ेगा कि आप 8 जनवरी को बिल ऑफ एंट्री सबमिट किए थे और आप अल्टीमेटली पुणे वेयरहाउस से क्लियर किए 31 मई 2019 में, ठीक है। तो जनवरी से मई, ठीक है। तो इन दिस केस आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं जनवरी से मैं कर रहा हूं तो 90 डेज तक तो कोई आपका इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, 90 डेज तक इंटरेस्ट फ्री रहता है। उसके बाद अगर आप वेयरहाउस के बाद और लेट से करते हो तो आपको 90 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है। 90 डेज के बाद आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है 18% पर एनम के हिसाब से ऑन द टैक्स, सॉरी 15% पर एनम के हिसाब से ऑन द टैक्स अमाउंट, जो आपका कस्टम ड्यूटी आता है। तो यहाँ पे 8 जनवरी से 31 में आप कैलकुलेट करोगे तो 144 डेज आएगा, उसमें से 90 डेज माइनस करोगे तो 54 डेज बचता है, और 54 डेज के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट निकाल दो तो 15%, तो आपका 3600 इंटरेस्ट आता है, विच इज फाइनल आंसर। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यही अभी टाइम है जहाँ पे आपको अच्छे सवाल करने पड़ेंगे, गुड सम्स करने पड़ेंगे, खाली मैथ से रेस्ट्रिक्ट मत होइए, कुछ नए सम्स करने पड़ेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे आपको नया चीज पता चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आईडीटी बहुत सारा स्ट्रॉन्ग है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली कि जहां जहां अच्छा सम्स मिले, नए नए सम्स मिले, सबको कर डालिए, सबको देख लीजिए, ऐसा कोई भी चीज को मत छोड़िए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में भेजो। मेरे को 1 बजे से एक नया सेशन है हमारा Q&A सपोर्ट, अगर आपका कोई टेक्निकल क्वेरीज है अदर देन एकेडमिक्स तो वहां पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन 1 बजे से हमारा वो लेक्चर 1 से 2 है, विच इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स, बट अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जैसे शुभम अनपन, आप प्लीज ये जो क्वेरी है आप वहां रेस करिएगा 1 बजे से, ठीक है। 1 बजे में आप ये क्वेरी रेस करिएगा, विल टेक दैट क्वेरी वहां पे। टिल नाउ आई हैव नॉट सीन एनी वीडियो इनडायरेक्ट टैक्स CMA ग्रुप 2, माई सेल्फ शुभम फ्रॉम औरंगाबाद। आप डिटेल में अपना क्वेरी प्लीज वहां पोस्ट करिएगा शुभम, इफ यू आर देयर, इफ यू कैन लिसन टू मी, आप वहां पे ये क्वेरी पोस्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। कैसा लगा आपको, प्लीज फटाफट लिख के बताइए हाउ वाज द सेशन।